नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है कुख्यात वीरप्पन की। वीरप्पन के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, फिल्मों में भी आपने देखा है, बहुत सारी कहानियां आपने पढ़ी होगी, लेकिन हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूरी कहानी बता रहे हैं आतंक के इस दरिंदे की। तो आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 317 और वीरप्पन की श्रृंखला शुरू हुई 305 से। तो आज वीरप्पन की सीरीज की यह 13वीं कहानी है, स्टोरी नंबर 13। तो देखिए, आज की कहानी में किसी फ्लैशबैक में हम नहीं जाते हैं, आप नियमित दर्शक बने हुए हैं। इतनी जानकारी आपको मिल चुकी है कि तमिलनाडु और कर्नाटक की एसटीएफ जी जान से वीरप्पन के पीछे लगी है और वीरप्पन को झटका। वीरप्पन तो स्वयं नहीं पकड़ा गया, वीरप्पन अब तक दिखा भी नहीं आमने सामने। वीरप्पन कहीं अंतर्ध्यान कर गया था जब से उसके कई साथी मारे गए। लेकिन सितंबर 1993 में वीरप्पन की पत्नी मुथु लक्ष्मी पकड़ी गई। भाई अर्जुनन भागने में सफल हो गया था। उस ठिकाने पर वीरप्पन नहीं था और यह एक बहुत ही सीक्रेट ठिकाना था जहां मुथु लक्ष्मी रह रही थी। अर्जुनन भी साथ में था। मुथु लक्ष्मी जब गिरफ्तार हुई तो वीरप्पन को झटका लगा कि आखिरकार ये हुआ कैसे। लेकिन वीरप्पन अभी दूर था, पर वह बदले की आग में जलता रहा। इस दबिश में वीरप्पन के दो प्रमुख साथी मरियप्पन और एमएस मनी भी मारा गया था। तो वीरप्पन को बदला लेना था, लेकिन सवाल था कि बदला ले किससे। उसे जानना यह था कि आसानूर थाना क्षेत्र के गेडासल के जंगल में जब उसका कैंप था तो इस जंगल के बारे में जानकारी एसटीएफ वालों को किसने दी। उसे इस बात की जानकारी तो थी कि आसानूर में मोहन नवाज नाम का एक एसटीएफ का प्राधिकारी तैनात है जो बहुत ही कड़क है, लेकिन उसे जानना था मुखबिर के बारे में, और यह मुखबिर कोई ग्रामीण था। आपको इस बात की जानकारी है भी, एपिसोड नंबर 316 देखा है कि वो मुखबिर था जदेयन, जो गिद्दासल का मुखिया था। वह मैले कुचैले कपड़ों में जाकर मोहन नवाज को सब कुछ बता आया था और जानकारी सिर्फ इसकी दी थी कि जंगल में कुछ ऐसे इस रंग के टॉयलेट मिले हैं, स्टूल मिले हैं, पैखाना मिला है जो गांव वाले लोगों के नहीं है, वह बाहरी लोगों के दिखते हैं। तो इसके बाद एसटीएफ ने काम किया और जिसमें ये सारा कुछ हुआ। मुथु लक्ष्मी पकड़ी गई। मुथु लक्ष्मी का पकड़ा जाना भी वीरप्पन के लिए बहुत ही पीड़ादायक था। तो खैर, वीरप्पन बदले की आग में जलता रहा और उसे अपना निशाना ढूंढने में कोई साल भर का वक्त लगा। देखिए, जो केस स्टडी है वह इस बात की जानकारी देती है कि सितंबर अक्टूबर 1994 में 1994 में वीरप्पन फिर से बदले की आग में जलता हुआ इसी गिद्दासल के जंगल में आ गया और उसने यह पता करना शुरू किया कि गांव के कौन लोग हैं जो मेरे खिलाफ मुखबिरी कर रहे हैं। तो वह गिद्दासल के पहाड़ से गांव पर नजर रख रहा था, जानकारी जुटा रहा था। तभी एक दिन संयोग ऐसा हुआ कि एक गरीबिया, जिसे आप चरवाहा भी कह सकते हैं, वह अपने पोते के साथ, स्थानीय ही था, पशु चराते हुए जंगल के भीतर चला गया। तो जब जंगल के भीतर चला गया तो उसे वीरप्पन गैंग के कुछ लोगों ने पकड़ लिया, दादा और पोते दोनों को। अब ये दोनों पकड़ लिए गए डाकुओं के द्वारा। ये तो हतप्रभ, मुझे क्यों पकड़ा भाई। खैर, तो वीरप्पन के सामने इनकी पेशी की गई। वीरप्पन ने पूछा, ये बताओ, तुम्हारा गांव ये गिद्दासल है, तुम्हारे गांव में कौन कौन लोग हैं जो पुलिस के संपर्क में है, एसटीएफ के संपर्क में है। ये जो दादाजी थे पोते के साथ, वे वीरप्पन को पहचान चुके थे। तो उसने कहा कि देखिए, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, मैं तो गरीबिया आदमी था, मैं चरवाहा हूं, मुझे इन सब चीजों से क्या वास्ता, मुझे आप क्यों रोके हैं, मुझे आप जाने दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो वीरप्पन ने कहा कि लगता है तुम ऐसे नहीं टूटोगे, तुम्हें पता तो सब कुछ है, तेरी खातिरदारी करता हूं।
और इसके बाद जो बताया गया, जो जानकारी है, क्योंकि बाद में इस दादा के पोते ने पुलिस को, एसटीएफ को जानकारी दी है कि दादा के साथ वीरप्पन और उनके लोगों ने टॉर्चर किया। जब टॉर्चर किया बहुत ही गंदे तरीके से, तो दादाजी टूट गए और उन्होंने वो नाम उगल दिए जो मोहन नवाज के लिए गांव के लोग मुखबिरी कर रहे थे। जाहिर तौर पर जब नाम उगले गए तो उसमें सबसे पहला नाम जदेन का आया, जो कि दासल का मुखिया था और मोहन नवाज का करीबी था। इसके अलावा इस दादाजी ने गांव के 5 और लोगों के नाम बताए। तो अब सभी नाम वीरप्पन को पता था। वीरप्पन खुश हुआ। वीरप्पन ने कहा कि देखा, ये नाम उगलना तुम्हारे लिए मुश्किल काम नहीं था, लेकिन तुमने पहले ना नुकुर किया, इसलिए तुम्हें इस तरीके की यातना झेलनी पड़ी। खैर चलो, अब आज तुम्हारे गांव में चलते हैं, शाम को ही चलते हैं और इन लोगों से अपना हिसाब किताब, जिन्होंने मेरी पत्नी को गिरफ्तार कराया, उनसे बदला चुकता करते हैं। और इसके बाद वीरप्पन ने अपने गिरोह के दूसरे लोगों को कहा कि शाम को कूच करना है, ये जो लोग हैं इन्हें मारना है, लेकिन जाने के पहले हम लोग खाना खाकर ठीक से तैयार हो लें। तो जो कैंप था जंगल में, वहां खाना बनाने की तैयारी होने लगी और खाना बनाने वाले लोग खाना बनाने लगे। वीरप्पन और उसके साथी कुछ आराम की मुद्रा में आ गए। ये दादाजी और पोता भी वहां था। दादाजी को जैसे ही मौका लगा कि ये आराम कर रहे हैं, उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन भाग कहां पाते। वीरप्पन तो अलर्ट था, तो उन्होंने जी जान से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वे कुछ दूर ही जा पाए थे। तब तक वीरप्पन के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर वापस लाया गया वीरप्पन के सामने। इसके बाद वीरप्पन ने पोते के सामने दादाजी की गोली मारकर हत्या कर दी, जंगल में ही। तो दादाजी मार दिए गए। बेचारा पोता, छोटा सा बच्चा, वह हतप्रभ था और अपने मरे हुए दादा के शव के पास चुपचाप बैठा था। वीरप्पन ने कहा कि ऐसा है कि आज शाम में जब चलेंगे तुम्हारे गांव में बाकी लोगों को मारने, तब तुम्हें भी साथ लेकर चलेंगे, तुम्हें गांव के बाहर छोड़ देंगे, लेकिन यदि तुमने किसी को बताया इस घटनाक्रम के बारे में, तो तुम्हें भी वापस आने के पहले मार देंगे। खैर, ये बच्चा आप समझ ही सकते हैं। तो वीरप्पन ने तैयारी कर ली। शाम को ये सभी घुसे गांव में, गिद्दासल गांव में, और ये सारे लोग, ये डाकुओं का दस्ता, वैसे भी आपने देखा होगा कि वीरप्पन के लोग पुलिस की वर्दी में या एसटीएफ जैसी वर्दी में दिखते थे, रहते थे। तो इन लोगों ने पुलिस की वर्दी और एसटीएफ की वर्दी ही पहन रखी थी। जब गांव में घुसे, गिद्दासल गांव में, तो रोशनी बिल्कुल कम हो गई थी और वीरप्पन के साथ वीरप्पन का भाई अर्जुनन भी था। उसे उसकी जिम्मेदारी तय की गई थी। तो अर्जुनन ने गांव में घुसते ही कहा, हम पुलिस वाले। तो गांव वालों को विश्वास हो गया कि पुलिस वाले आए हैं, पुलिस वालों का आना जाना बना ही जाता है। तो अर्जुनन ने इसके बाद जदेयन समेत उन 5 लोगों के नाम पुकारे जिनका पता जंगल में उस दादाजी ने दिया था, जो अब मारे जा चुके थे। तो जैसे ही नाम पुकारे गए, लोग हाजिर होने लगे, क्योंकि वे समझ रहे थे कि पुलिस वाले कोई खतरा है नहीं। तो सभी के सभी आ गए, लेकिन जदेयन नहीं आया। तो अर्जुनन ने पूछा, वीरप्पन ने पूछा, जदेयन कहां है? तो जदेयन के बारे में मालूम हुआ। गांव के लोग तो समझ रहे थे कि ये पुलिस वाले हैं, कि जानकारी मिली कि वह मोहन नवाज से मिलने असानूर गया हुआ है। तो वीरप्पन ने कहा कि अच्छा, मोहन नवाज से मिलने गया है। इसके बाद अब तक इन लोगों ने अपनी पहचान नहीं बताई है। गांव वाले पुलिस वाले ही समझ रहे हैं। अर्जुनन ने वीरप्पन की ओर देखा, वीरप्पन ने आंखों से इशारा किया और इसके बाद जो 5 लोग वहां आए थे, जिनके नाम पुकारे गए थे, वे सभी रस्सी में बांध दिए गए और रस्सी में बांधकर पीटते हुए एक जगह पर इन्हें ले जाया गया गांव में, और फिर उन्हें गोलियों से उड़ा दिया गया। मतलब सभी को गोली मारी गई। इतना ही होता तो चलिए, लेकिन ये तो बेरहम थे। और जब गोली मारी जा रही थी तो एक व्यक्ति ने पूछा था कि ये क्या कर रहे हैं। जब पीटा जा रहा था तब भी, ये क्या कर रहे हैं? आप पुलिस वाले हैं, हम गांव वाले हैं, और हमने तो हमेशा वीरप्पन के खिलाफ आपको सूचनाएं दी हैं, मदद की है, इसका परिणाम आप ये दे रहे हैं। तो अब वीरप्पन बिफर पड़ा।
उसने कहा, मैं पुलिस वाला नहीं, बीरप्पन हूं। तो अब बीरप्पन ने अपना परिचय दे दिया और इसके बाद गोली मारने के पहले वह इतनी गाली दिया। देखिए लिखा है केस स्टडी में। उसने कहा, तो सुनो हरामी के पिल्लो, मैं बीरप्पन हूं। तुम सब मादर जात, आप समझ सकते हैं गाली है। पैसे के लिए अपनी मां को भी एसटीएफ को बेच दोगे, यह कह रहा है बीरप्पन। अरे गद्दारों, एसटीएफ वालों से तो अधिक पैसा मैं तुम्हें देता, लेकिन अब तुम्हें मौत दूंगा। और यह हम सभी गांव वालों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये 5 जिन्हें हम मारने जा रहे हैं, ऐसा ही हाल आगे भी वैसे लोगों का करेंगे जो हमारे खिलाफ एसटीएफ और पुलिस को सूचना देगा। यह सभी के लिए सबक है। तो अब उसने गोलियां मारी और गोली मारने के बाद भी शांत नहीं रहा। इसके बाद उसने गरासे से शरीर पर वार किया, क्योंकि वह कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता था। जब सभी 5 को मारने के बाद वह जंगल की ओर लौट गया। जदेन तो मिला नहीं था। जदेन के बारे में कहकर गया कि जल्दी मिलता हूं, जदेन भी मुझसे नहीं बचेगा। जब इसकी खबर पास में एसटीएफ के स्टेशन पर पहुंची तो सभी के होश उड़ गए कि अब तो गांव वाले जो हमारे लिए सूचना देते थे, जिनके कारण इतनी बड़ी उपलब्धि मिली, मुथु लक्ष्मी अरेस्ट की गई, 2 बड़े गुर्गे मारे गए, अब क्या होगा। तो एसटीएफ स्टेशन से इस मामले की जांच करने को करुप्पू स्वामी पहुंचे। सीनियर ऑफिसर थे। करुप्पू स्वामी का जिक्र हमने बीरप्पन श्रृंखला की शुरुआत में भी किया था कि करुप्पू स्वामी एक ऐसे एसटीएफ के प्राधिकारी माने जाते हैं जिन्हें बीरप्पन की पूरी कथा का इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है। मतलब उन्हें पूरी कहानी शुरू से अंत तक सब कुछ की जानकारी है। खैर, तब जब करुप्पू स्वामी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिन 5 लोगों को गोलियां मारी गई और जिन पर गरासे से वार किए गए हैं, उनमें एक व्यक्ति अब भी बेहोशी की अवस्था में है। मतलब सांसें कुछ चल रही है। तो यह दैवीय संयोग था कि गोली मारने के बाद, गरासे से वार करने के बाद भी कोई आदमी बच गया है बीरप्पन के प्रकोप से, तो इसे दैवीय संयोग नहीं तो और क्या कहा जाता। तो खैर, उस आदमी का नाम था रामन नहीं, रामन। तो करुप्पू स्वामी ने जल्दी से उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति घायल था, उसे अस्पताल पहुंचवाया और लंबे समय तक उसका उपचार चलता रहा। ध्यान रखिए, यह रामन जो बच गया था वह तब तक जिंदा रहा जब तक बीरप्पन नहीं मारा गया। हालांकि उसके शरीर पर 31 टांके लगे थे, 31। जांघ पर, चेहरे पर और गर्दन पर जो हमले का निशान था, गोलियों के निशान थे, वह साफ साफ 21 साल बाद भी दिखता था। खैर, तो हुआ ये कि बीरप्पन तो जंगल में लौट गया, लेकिन गांव वालों को बहुत निराशा हुई। उन्हें लगा कि अब यह गांव हमारा नहीं रहा। अब इस गांव में भी बीरप्पन का दखल हो गया। गांव वाले अब पुलिस वालों के खबरी बनने को तैयार नहीं थे। गांव वाले अपने भगवान से भी निराश हो गए। गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जिसमें नित्य पूजा होती थी। गांव की महिलाएं, गांव के मर्द, और वहां अनुष्ठान होता था। लोगों की बड़ी आस्था थी। लेकिन इस संहार के बाद, 5 लोगों को गोलियों से मारे जाने के बाद, ग्रामीणों ने फैसला किया कि हम मंदिर बंद कर दे रहे हैं। और भगवान शिव के मंदिर पर ताला लटक गया। शंकर जी बंद हो गए। गांव वालों ने यह फैसला किया कि अब मंदिर तभी खुलेगा जब हमें न्याय मिलेगा। न्याय मिलने का मतलब था बीरप्पन का सफाया, और जब बीरप्पन का सफाया हुआ तभी जाकर फिर से यह मंदिर खुला और मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हुई। तो खैर, यह तो एक बदला था। बीरप्पन अब भी बदले की आग में जल रहा था। अब क्यों जल रहा था? बीरप्पन को अब उस व्यक्ति की तलाश थी जिसने मुथु लक्ष्मी के बारे में पुलिस को अंतिम सूचना दी। देखिए, कहानी यदि आप शुरू से सुन रहे हैं, आपने एपिसोड नंबर 316 सुना होगा, तो आपने यह जाना होगा कि जब जंगल में मुठभेड़ शुरू हुई
या पुलिस ने, एसटीएफ ने अपना फायर खोला तो वीरप्पन का भाई अर्जुनन और मुथु लक्ष्मी दोनों हाथ पकड़कर जंगल के भीतर भाग गए थे। लेकिन आगे जाने के रास्ते में दोनों अलग अलग हो गए थे और मुथु लक्ष्मी उस घनघोर जंगल में रात भर अकेले भागती रही थी। सुबह उसे 5 बूढ़े लोग मिले जिनसे मुथु लक्ष्मी ने मदद मांगी और उन 5 लोगों ने, जो ग्रामीण थे, मुथु लक्ष्मी को एक पत्थर के पीछे छुपा दिया था और कहा था कि जब तक हम नहीं लौटेंगे तब तक यहीं छुपे रहना, एसटीएफ वाले देख देख पर हैं। लेकिन जब शाम को दिन भर सांसें रोक कर, सांसें मध्यम कर मुथु लक्ष्मी उस पत्थर के पीछे छुपी थी, पर जब शाम को वे लोग लौटे तो उनके साथ एसटीएफ थी और मुथु लक्ष्मी अरेस्ट कर ली गई थी। तो वीरप्पन को अब इन बुरे लोगों की तलाश भी थी। वीरप्पन चल रहा था और वीरप्पन को यह मौका मिला 9 अगस्त 1995 को। मतलब वह इंतजार करता रहा। 8 अक्टूबर 1994 को गिड्डासल गांव में घुसा और अब 9 अगस्त 1995 को वह एक और गांव है पुनाजुनूर, उस गांव में घुसा। अब क्यों इस गांव में घुसा, इस बात को समझिए। इस गांव के जो मुखिया जी थे, उनका बेटा वह मीडिया में सेखी बघार रहा था। और सेखी क्या बघार रहा था कि मेरे परिवार वाले ही हैं जिनके कारण मुथु लक्ष्मी अरेस्ट हुई, मेरे परिवार वाले ही हैं जो एसटीएफ को मुथु लक्ष्मी तक ले गए और गिरफ्तार कराया। तो उस लड़के की जो मीडिया बाइट थी या मीडिया की खबरें थी, वह यहां वहां छप रही थी और चल रही थी। इस बात की जानकारी जंगल में वीरप्पन को लगी। वीरप्पन का तो खून ही खौल गया कि अब यह नए जमाने का छोकरा, कल का छोकरा इस तरीके से सेखी बघारेगा तो फिर वीरप्पन का डर किसके भीतर रहेगा, सभी आजाद हो जाएंगे। तो वीरप्पन ने फैसला किया 9 अगस्त 1995 को कि अब पुनाजुनूर गांव में चलकर इस लड़के का, मुखिया जी के बेटे का भी सफाया कर देते हैं। तो शाम को वह पुनाजुनूर गांव में घुसा और गाली देता चिल्लाता मुखिया के घर तक पहुंचा। लेकिन ये छोकरा भी, जो मुखिया जी का बेटा था, वह होशियार निकला। जब उसने बाहर हंगामा सुना, हंगामा जाना, तो वह घर के पिछवाड़े से दरवाजा खोलकर भाग गया। लेकिन जब बेटा नहीं मिला तो ऐसा नहीं हुआ कि वीरप्पन का गुस्सा शांत हो गया। वीरप्पन ने मुखिया जी के परिवार के बाकी लोगों की तलाश की और बेटा की अनुपस्थिति में मुखिया जी के परिवार के 5 लोग मिल गए और इन सभी 5 लोगों को वीरप्पन ने गोलियों से उड़ा दिया। और सिर्फ गोलियों से नहीं उड़ाया, घर में आग लगा दी, सब कुछ किया। इतना सारा बवाल हुआ। जब वीरप्पन गोलियां चला रहा था तो एक मजदूर आवाज सुनकर उधर आया दौड़ता हुआ। गोली उसे भी लग गई, बाजू में गोली लगी और बाद में बाजू ही मतलब हाथ ही काटना पड़ा। तो ये वीरप्पन का आतंक, वीरप्पन जानता था कि जब तक आतंक है तब तक वीरप्पन है, इसलिए वह अपना आतंक कभी खत्म नहीं होने देना चाहता था। वीरप्पन की कहानी बहुत लंबी है। हमने 1995 की कहानी इसलिए जोड़ी क्योंकि बदले की आग की कहानी है, लेकिन 1994 की कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ आने वाला है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल रात 9 बजे। और वह मोड़ ये आने वाला है कि वीरप्पन का छोटा भाई अर्जुनन बीमार पड़ जाता है जंगल के भीतर, और बीमार इस कदर पड़ता है कि उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत है। अब अर्जुनन अस्पताल जाए और एसटीएफ को जानकारी न मिले, यह संभव नहीं है। एसटीएफ को जानकारी मिले तो अर्जुनन का क्या होगा, यह भी समझ सकते हैं। तो वीरप्पन के लिए यह प्रायोरिटी है। आपको पता है कि परिवार उसका प्यार है। तो वीरप्पन किसी भी कीमत पर भाई अर्जुनन का इलाज सबसे अच्छे अस्पताल में करना चाहता है, लेकिन यह खतरे से बाहर नहीं है। पर इस खतरे को दूर करने के लिए, भाई अर्जुनन का इलाज कराने के लिए वीरप्पन जितना खतरनाक प्लान रचता है
वह जानकर आप दंग रह जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। तो इसलिए बने रहिए खबरों के पीछे में कल रात 9 बजे। और चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि यदि आप मुझे कोई कहानी सुनाने को करें, विशेष कहानी, तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख, स्थान, साल का पता है तो मुझे जरूर बताइए। अपनी डायरी के पन्नों में तलाशेंगे, रिसर्च टीम को भी कहेंगे, कहानी सुनाने की कोशिश करेंगे। आप अपना नंबर भी लिखकर भेज सकते हैं, जरूरत होने पर हम आपसे बातचीत करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलेंगे कल रात 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।